Hello everyone. So let's continue with it. So last time we stopped here somewhere. हमने बात की थी last time that about human and non-humans कि जो non-human चीज़ें होती हैं यानी कि जो nature है, physics, chemistry, biology जो है या जो भी scientific concepts होते हैं, law of gravity होती है, इन सब के बारे में बात की थी कि ये इनमें कंसेप्ट ज़रूर हैं लेकिन ये कंसेप्ट्स डिस्कवर हो या ना हो दे कीप ऑन वर्किंग. ह्यूमंस चाहे इस प्लानट पे सर्वाइव करे या ना करे, ह्यूमन स्पीशीज़ इस प्लानट पे हो या ना हो, नॉन ह्यूमन वर्ल्ड विल एग्जिस्ट. एंड ह्यूमन वर्ल्ड जो है यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम में कंसेप्ट चाहिए होते हैं, हमें कंसेप्ट चाहिए, मीनिंग्स चाहिए होते हैं. हम लोग कंसेप्ट बेस्ड बींग्स हैं. ये सब कुछ हमने पढ़ा था. You can take, if you have not watched the previous one, you can go and watch it. Next start with यहाँ से करते हैं. What then is the proper role of social and political theory? अब ये बोल रहे हैं, यहाँ हमने पढ़ा था तो given the difference between human and non-human nature, the question pertaining to the understanding, explanation, prediction about the human world is answered by human sciences. तो जो ये ह्यूमन वर्ल्ड है यानी कि हमारा जो वर्ल्ड है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, प्रिडिक्ट करना हो, ये सब हम ह्यूमन साइंस यानी जो हम लोग डिस्कवर करते हैं उसी के थ्रू आंसर किया जाता है. पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इकोनॉमिक एक्सेट्रा जो सब्जेक्ट्स हैं, दो ऑलवेज एडेड बाय ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स. और इस सब्जेक्ट्स के थ्रू, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू हमें पता चलता है ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में. तो अब ये बोले अब प्रॉपर रोल क्या है सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी का, यहाँ क्या मतलब है, वाई डू वी नीड इट. लेट मी स्ट्रेट अवे एल्यूसिडेट टू फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विच इट शेयर्स विद सोशल थ्योरी. अब यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी और सोशल थ्योरी को रिलेट करके दो फंक्शंस, एक्चुअली तीन हैं, एक और नीचे बताया जाएगा, उनको यहाँ पे बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, okay, fine. So indeed the first one, now we'll talk about the first one. Indeed the first is not a separate function but an integral feature of all social sciences. ये फर्स्ट फीचर जो है सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट नहीं बल्कि सारे सोशल साइंस का एक इंटरगल पार्ट है, सब में होता है, including political sciences. If all human phenomena are constituted by pre-reflective or conceptual understanding and a philosophy or theory helps us understand this and make it explicit, then given the first feature mentioned above of political philosophy or political theory, the latter is an internal part of empirical social sciences. Now what it is saying that we humans are having pre-reflective thoughts, यानी हमारे अंदर पहले से बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग्स होती है. इन दिस जो फिलोसफी होती है दैट मेक्स अस अंडरस्टैंड एंड मेक द थिंग्स मोर एक्सप्लिसिट. वो हमें एक्सप्लेन करती है, चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है. और थ्योरी जो है, थ्योरी क्या करती है, द लैटर इज थ्योरी इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ एम्पिरिकल सोशल साइंसेस. जो एम्पिरिकल सोशल साइंसेस होते हैं यानी कि विच आर वेरीफाइड, विच हैव अ प्योर लॉजिक, उन सारी चीज़ों को हमसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं. फिलोसफी क्या करती है, मेक्स अस अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड थ्योरी इज मोर ऑफ अ एम्पिरिकल पार्ट. ओके, इट शोज एम्पिरिकल साइड, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वेरीफाइड हैं. सो पहला फीचर जो है वो हमें ये बताता है कि सोशल साइंसेस के अंदर ये ह्यूमन साइंस का सब्जेक्ट कैसे वर्क करता है. फिलोसफी और थ्योरी का पार्ट है. फिलोसफी हमें चीज़ों को समझाती है, थ्योरी उन चीज़ों को वेरीफाई करती है. यहाँ पर ये दो टर्म्स है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड. You'll get it, don't worry. You can neither identify what you wish to explain nor what you are to explain it unless you have a conceptual grasp of what these are. और जब तक आपको पता नहीं होगा कि किसी चीज़ का कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू एनीवन. इसलिए सोशल साइंसेस के अंदर या हमारे पॉलिटिकल सब्जेक्ट के अंदर, सोशल साइंस और पॉलिटिकल के अंदर फिलोसफी भी पार्ट है इसका और थ्योरी भी पार्ट है. फिलोसफी इज़ नॉट मेनली अ handmaiden of the human sciences but it's an internal feature. ये एक फीचर है, राइट. दिस इज द इंटरप्रिटेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि इंटरप्रेट करना चीज़ों को कितना इंपॉर्टेंस है. सो फिलोसफी हेल्प अस अंडरस्टैंड द थिंग्स, इंटरप्रेट द थिंग्स एंड एक्सप्लेन द थिंग. एंड थ्योरी, ये दो वर्ड्स को इसी यहाँ पर यही बताया गया है. एंड थ्योरी वेरीफाइज इट, कि जो भी बोला जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो वेरीफाइड हो, प्योर लॉजिक के साथ हो. दोनों फीचर साथ में आके
थ्योरी को बनाते हैं. इससे पहले भी हमने पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर्स पढ़े हैं, जहाँ हमने रैशनलिज्म पढ़ा था, जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में पढ़ा था, एंड दोज ऑल थिंग्स. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इफ इट इज़ गेटिंग मेसी. मैंने बोला था फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर वी आर हैविंग क्वाइट ऑन द कंसेप्चुअल साइड. The second function of political theory is this: some social and political phenomena have such a large scale that no specific empirical inquiry can do justice to it. Now, let me tell you something. There are few concepts, which are so broad, which are so large, and that cannot be covered in the empirical inquiry. Empirical inquiries, basically, before writing anything in the books or before explaining you anything, there is an empirical inquiry, like is it verified or not, does it has a logic or not. Without logic or anything, they cannot explain something. Suppose they are talking about liberty, so अगर लिबर्टी के कंसेप्ट जो भी वो बता रहे हैं वेरीफाइड नहीं है, एम्पिरिकल नहीं है, सो वो आगे कहीं ना कहीं जाके क्लैश होंगे. इस पेज पे कुछ बोला है, नेक्स्ट पेज पे कुछ और बोला है, सो दीज कंसेप्ट्स विल क्लैश. सो सम सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमेना हैव सच अ लार्ज स्केल दैट हैव नो स्पेसिफिक एम्पिरिकल इंक्वायरी कैन डू जस्टिस टू इट. सिर्फ एम्पिरिकल इंक्वायरी ही काफ़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को थॉट्स देना पड़ता है. देन ओनली दे कैन प्रिंट इट आउट एंड लेट दिस बी इन द बुक्स. ठीक है, बिना प्रॉपर एम्पिरिकल इंक्वायरी के नहीं हो सकता. लेकिन कुछ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, उनको एक एम्पिरिकल इंक्वायरी हर चीज़ को वेरीफाई करके करना इज़ नॉट सो ईजी. वो इतना नहीं हो पाता. नॉर कैन इट रिजल्ट फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ऑल एम्पिरिकल डिटेल्स. एम्पिरिकल डिटेल्स मीन्स वेरीफाइड डिटेल्स. कुछ चीज़ें ऐसे होती है, कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें सारी डिटेल्स वेरीफाइड भी नहीं होती है, पूरा नॉलेज भी नहीं होता है. Data gathering and controlled inquiry can never suffice for the understanding of large social formations and for explanation of changes within them or changes from one type of another. एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. जो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतनी सारी कास्ट है, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. इट्स डाइवर्स ग्रुप, राइट. सो व्हाट इज़ दिस दैट अब इनके बारे में, हर कम्युनिटी के बारे में वो आपको नहीं बता सकते. कोई भी ऐसी एक कॉलेज लेवल पे ऐसी कोई भी बुक नहीं आ सकती जिसमें आपको हर कास्ट, हर कम्युनिटी के बारे में बता सके, उनके रूल्स के बारे में बता सके. नो, अबाउ 4 वर्णास को वो एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स इट. लेकिन उनके अंदर भी बहुत सब कैटेगरीज है, लेकिन सारी बुक्स सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि डेटा गैदरिंग करना इट्स नॉट सो ईजी अबाउट, एंड कंट्रोल इंक्वायरी कैन नेवर सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं होती है. ठीक है. और बहुत सारी जो लार्ज सोशल फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि कास्ट एंड कम्युनिटीज़ की बात करें, उनको एक्सप्लेन करना, वो चेंज भी होते रहते हैं, एंड देर आर लॉट मेनी एवोल्यूशंस, उन सबको स्टडी करके गैदर करना इज़ नॉट सो ईजी. सो द एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है. अभी इफ यू डिडंट गॉट इट, यू विल गेट थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द राइज ऑफ कैपिटलिज्म or the transition from feudalism to capitalism can never be understood or explained without some degree of speculation which is independent of empirical inquiry. Speculation which is independent of empirical inquiry. Speculation, let me tell you the meaning of this word. Speculation is basically काल्पनिक, which you imagine from yourself. You take an idea कि maybe ऐसा हुआ होगा. देयर इज़ नो एम्पिरिकल इंक्वायरी. एम्पिरिकल मीन्स इट इज़ वेरीफाइड नहीं है, पूरा टोटल श्योर नहीं है, प्योर लॉजिक भी नहीं कह सकते उस पर कोई. लेकिन स्टिल, क्योंकि हिस्ट्री का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि पहले फ्यूडलिज्म था. इफ़ यू हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ द सीनियर क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली 11th और 12th, देयर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, जहाँ पर जो डोमिनेंट सोशल सिस्टम होता था, जैसे कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो पुअर पीजेंट से अपने लैंड्स पे काम करवाते थे, उनको उन्हीं के लैंड पे काम करवा के उनसे उनके प्रोडक्ट का शेयर लेते थे, उनको पे नहीं करते थे, बस इतना पे करते थे कि उनका साल भर का अनाज उनको मिल जाए, इतना ही होता था. मतलब खुद के लैंड पे ही वो लोग खुद ही मज़दूर की तरह काम करते थे. या फिर जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके लैंड्स पे काम करवाते थे, और लैंडलॉर्ड्स इन रिटर्न उनको क्या देते थे, सिक्योरिटी देते थे. they would give security and protection to the peasants. तो ये फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट था. अब फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन जब हुआ, कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म होता है जहाँ पर स्टेट, जो गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी रूलिंग अथॉरिटी होती है एक जगह की, वो
इंटरफेयर नहीं करती है लोगों के कामकाज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। इंडिया के अंदर हम नहीं कह सकते कि कैपिटलिज्म है, लेकिन यूएसए के अंदर यस कैपिटलिज्म है। वहाँ पर स्टेट इतना, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इतना इंटरफेयर नहीं करती है लोगों के बिजनेस अफेयर्स में, इंडस्ट्रियल अफेयर्स हो गए कुछ भी। लेकिन यहाँ इंडिया में पूरा इंटरफेरेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ जो है, अब कैसे हुआ ये ट्रांसफ़र, हिस्ट्री के अंदर ये दिखाया गया है कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये कैसे हुआ, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डेटा कलेक्शन हो जाएगा अगर करने बैठे, और हो भी नहीं कह भी नहीं सकते कि पूरा डेटा मिलेगा भी। सो यहाँ पर स्पिकुलेटिव डिग्री काम करती है, स्पिकुलेशन का आइडिया लेना पड़ता है, यानी काल्पनिक। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो खुद बैठ के सोचते हैं कि यार कुछ ऐसे रीजंस हुए होंगे जिन वजह से ये ट्रांजिशन हुआ होगा, लिंक्स कनेक्ट करते हैं, गेस करते हैं, थोड़ा काल्पनिक होता है। और ये एम्पिरिकल इंक्वायरी से हट जाता है, जबकि हम क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज़ एम्पिरिकल, मतलब चीज़ें वेरीफाइड है, लॉजिकल है, बिल्कुल है। लेकिन देर आर सम कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर उन्हें स्पिकुलेशन भी यूज़ करना पड़ता है, काल्पनिक थॉट्स भी उन्हें लगाने पड़ते हैं। नॉर वी कैन फुली understand the nature of modernity or the variety of human predicaments in the modern world or the general attributes of subordination in a society that is colonized by another society merely by controlled empirical inquiry. साथ ही साथ what they are saying now here is, what they are saying is कि जो human modern nature है या जो human predicaments हैं इस modern world के अंदर, और the general attributes of subordination in a society that is colonized by another society merely by controlled empirical inquiry. So यहाँ पर जो most of the world है ना, we human beings are conceptual based human beings, हम लोग empirical side पे ही ज़्यादा focused रहते हैं कि जो चीज़ verified और pure logical हो उसी को trust करें, ऐसे भी कुछ भी बोल दिया उसे हम trust क्यों करें। तो इसलिए we are introduced with political theory. This job is best done by social and political theory. इसलिए ये जो थ्योरी, ये जो सब्जेक्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो स्पिकुलेटिव चीज़ें भी हैं उनको भी एक बेटर मोड में स्टडी करें और प्रेजेंट करें। The object of this inquiry itself is identified at a very general level, and its full understanding or explanation cannot be properly controlled by empirical data, but requires a speculative jump. यहाँ पर ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि एक स्पिकुलेटिव जंप होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ जिनको अगर एक्सप्लेन करना हो एक ब्रॉडर सेंस में और अच्छे से करना हो तो एक थोड़ा स्पिकुलेटिव जंप लेना पड़ेगा, थोड़े से थॉट्स अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। Political theories must perform the second function of providing insight and understanding into the most general pattern of human practices and social changes. Now यहाँ पर एक नेम है, and इस चीज़ को भिकू पारेख, he calls it the contemplative role of political theory, right? अब यहाँ पर थर्ड फंक्शन की बात की है, जबकि बोला था दो ही फंक्शन है, जस्ट रीड इट आउट। थर्ड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज़ important to register the second qualitative difference between the natural and the social world, and therefore between the natural and human sciences. एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस बताया है कि हम ह्यूमन वर्ल्ड के साथ तो मॉरल क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के साथ कभी भी मॉरल क्वेश्चंस नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट से कि जो ये रेन हो रही है इट इज़ गुड और बैड, ये पहले भी बताया गया है। सो इट मेक्स नो सेंस टू आस्क मॉरल और सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड है हमारे पास में, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, इनके बारे में अगर आप मॉरल रिलेटेड और सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे दे विल मेक नो सेंस। इट इज़ नो लॉन्गर सेंसिबल टू आस्क हाउ डू वी मॉरली इवेलुएट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यू कैन नॉट इवेलुएट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मॉरली। मॉरली क्या होता है, इट इज़ ऑल साइंटिफिकली डन। तो ये जो मॉरल क्वेश्चंस हम ह्यूमंस के साथ तो पूछते हैं, अगर कोई ह्यूमन कोई भी एक्ट करता है गुड और बैड, वी आस्क इट कि whether this act is good or bad, ethical है या नहीं है, moral है या नहीं है, but we cannot ask such questions in the scientific concepts। यानी नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के साथ ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते जो मॉरल या एथिक्स से रिलेटेड हो, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज़ देयर एनीथिंग गुड और राइट अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। अब जो लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में आप गुड या राइट या गुड या बैड क्या पूछोगे, जो है लॉज ऑफ मोशन दे विल वर्क, whether you say it good or bad, that makes no sense. Do chemical compounds have self-knowledge? How can chemical compounds have self-knowledge? However, such ethical and normative questions are at the heart of human world. लेकिन
ऐसे एथिकल क्वेश्चंस और ऐसे नॉर्मेटिव क्वेश्चंस ह्यूमन वर्ल्ड यानी हमारे ह्यूमन बींग्स के हार्ट में होते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाई इज दिस सो? अब ये डिफरेंस क्यों? कंसिडर वंस अगेन आर क्लेम कंसर्निंग द एक्शन डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड. ये फिर से हमने जो पहले पढ़ा था कि ह्यूमन वर्ल्ड जो है एक्शन डिपेंडेंट है. किसी एक का एक्शन दूसरों पे भी इफेक्ट करता है. सपोज करो एक कोई ह्यूमन है, दैट particular human says कि he has no morals or ethical values for anyone and goes and performs a violative action, violence with the other people. So now he is going to hurt the other people around him. So what will happen? An action of one person, a wrong action of one person is affecting the others. If one person drinks a lot and then create chaos for his family members, the action of one person is affecting the others. So we humans are basically action dependent of other humans. एक दूसरे के actions एक दूसरे पे फ़र्क डालते हैं, इसलिए moral और ethical values का होना बहुत important है. Also consider any human action. It is true that human action can be explained, and to explain it is to prove the reason of why it was done. Now here is a very interesting concept. You will see it. यहाँ पर इस नेक्स्ट पैरा में यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनिंग समथिंग एंड जस्टिफाइंग समथिंग. किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना इज़ डिफरेंट, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना इज़ डिफरेंट. लेट मी एक्सप्लेन यू बिफोर वी रीड दिस. सपोज देयर इज़ अ क्रिकेटर and he gets out. Now when he gets out, there must be a certain reason of it, right? So he is answerable to himself first, to his team, to his captain, to his coach, and to a wider range, to the entire audience who was watching it. Now if he gets out on a good score and a kind of reason which is justifiable, then it's okay. But if he gets out for his stupid act because of his stupidity, then definitely that cannot be justified. His coach will ask. So we have to explain it. Explaining is different and justification is different. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आप समझ जाओगे. In this respect, explaining an action is no different than explaining any natural event. किसी भी चीज़ को explain करना, उसका वर्णन करना होता है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन एक्शन वी कुड आस्क अनदर क्वेश्चन. लेकिन जब हम ह्यूमन्स की बात करते, देखो कोई नेचुरल इवेंट जो हो गया, जैसे कोई पेड़ है वो ग्रो हो रहा है या ग्रोइंग पे, तो ठीक है, वो एक नेचुरल इवेंट है. लॉ ऑफ ग्रेविटी, पेन ड्रॉप किया नीचे गिरा, नेचुरल इवेंट है. अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसको जस्टिफाई करो. जस्टिफाई उसमें नहीं कर सकते. नेचुरल एक्शंस जो होते हैं, नेचुरल इवेंट जो होते हैं, नॉन ह्यूमन वर्ल्ड के जो इवेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एक्सप्लेनेबल. बट ह्यूमन वर्ल्ड में पहला क्वेश्चन होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना. सेकंड क्वेश्चन इज इसको जस्टिफाई करना, कि जस्टिफाई दिस एक्ट जो तुमने करा है. जैसे कोई भी ह्यूमन, अगर आप इंटेंशनली कोई पेन थ्रो करते हो तो पहला क्वेश्चन होगा, पहला तो एक्सप्लेनेशन होगा कि यू थ्रू अ पेन, तुमने एक पेन फेंका. दूसरा होगा क्यों फेंका, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, अरे खाली था इसलिए फेंका, तो दैट्स ओके, दैट इज़ जस्टिफिकेबल. लेकिन गुस्से में फेंका तो वो जस्टिफिकेबल नहीं है. सो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन आता है गुड या बैड का. कोई भी चीज़ सही है, गलत है, अच्छी है या बुरी है. नेचुरल इवेंट में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो है, आप चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो. इन दिस इज द रीज़न फॉर द एक्शन अ गुड वन. नाउ टू से दैट इट इज़ गुड रीज़न इज़ टू एंडोर्स द एक्शन. अगर आप बोलो कि कोई भी चीज़ हुई है ह्यूमन एक्शन में और आप बोलते हो कि ये अच्छी है, तो उसके बाद उसका रीज़न बताओ क्यों है. टू जस्टिफाइड, मेन यही है. पूरा पैराग्राफ आई हैव रेड इट, इसमें एक ही चीज़ एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन, कि आपको उसे जस्टिफाई करना होगा अच्छी है तो क्यों है. ये सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में होता है, नेचुरल वर्ल्ड में, नॉन ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं होता. एन एक्शन इज़ नॉट मेयरली एक्सप्लेन्ड, it is also justified as it, and as I said, this justification is always accomplished in the light of some idea of good and bad, right or wrong. और justification हमेशा right या wrong, good या bad की लाइट में ही होगा. आपको बताना पड़ेगा अगर कोई चीज़ आपने करी है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है क्रिकेट का, तो जैसे कोई बैट्समैन आउट हुआ है, एक एग्जांपल दूंगी मैं क्रिकेट से. आई डोंट नो, दिस नॉट दिस IPL, और लास्ट ईयर तो हुआ ही नहीं था, उसके पहले जो IPL हुआ था उसके अंदर
इट वॉज फ्रॉम पंजाब किंग्स 11. आई एम नॉट सो फैन ऑफ क्रिकेट बट आई हैव अ लिटिल नॉलेज. तो क्या हुआ था कि ही वॉज बॉलिंग, उनका एक प्लेयर था, मे बी कैप्टन था, वो बॉलिंग कर रहा था और उसने देखा कि उसके साइड में जो बैट्समैन, जो सेकंड बैट्समैन है, वो अपनी वाइट लाइन से पहले ही आगे चला गया टू टेक द रन. तो उसने बॉल करने की जगह पे सीधा स्टंप पे मार दिया और वो बैट्समैन आउट हो गया. तो ये सबसे फ़नी इवेंट लगा मुझे कि बिना किसी एफर्ट के एक बैट्समैन की एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से उसने उसको आउट कर दिया. तो अब ये जस्टिफिकेबल नहीं है. वो बैट्समैन जो सेकंड बैट्समैन आउट हुआ, वो इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता अपनी टीम को, अपने कैप्टन को, अपने कोच को और उस ऑडियंस को जो उसे देख रही थी. अब इस आइडिया ऑफ जस्टिफिकेशन को यहाँ पर उसी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट अगैन. यहाँ पर क्रिकेट की एक बात की गई है. When a batsman faces a ball bowled outside of his stump, he also faces a number of distant possibilities. जब भी एक बैट्समैन ऑन द स्पॉट होता है, उसको माइक्रो सेकेंड्स, मतलब एकदम इन अ स्पिट ऑफ सेकेंड उसको डिसीजन लेना होता है कि उस बॉल को वो कैसे हैंडल करेगा. उसके बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो डिफरेंट पोजिशन में बॉल को हिट कर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है. लेकिन ही कैन लीव, मतलब उसके पास चॉइस होती है. ही कैन लीव द बॉल अलोन और फ्लैश एट इट. If he decides to hit the ball, he must make a quick decision whether to drive, slice or cut it. अलग अलग choices है. To hit the ball towards long off, to cover drive or square cut. If he is audacious, he can even pull it towards mid wicket. This judgment must be made on the spot. अब ये उसकी जो judgment होगी बैट्समैन की, वो on the spot होगी within a split second. Now suppose the ball is a perfect outswinger. The batsman flashes at it, gets an edge and caught behind. And it's caught behind. अब वो आउट हो गया. He must ask himself if he had good reason to go after the ball, whether or not he made a correct judgment. अब यहाँ पर उसकी judgment को question करा जाएगा. Could he justify what he did to himself, to his captain, his team and to his coach? Indeed, he is answerable to the match, to a much wider public. He is answerable because he could have acted otherwise. There is a reason why he got out, but it is not a good reason. His rash act can be explained but cannot be justified. समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन के बीच में फ़र्क. उसने बॉल ली और पीछे कैच हो गई तो वो आउट हो गया. तो वो उसे छोड़ भी सकता, मतलब उसने एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया. अब क्योंकि उसका आउट होने का रीज़न अच्छा नहीं है और मे बी उसका स्कोर भी अच्छा ना हो, इस वजह से उसने एक रैश एक्ट करा और वो एक्सप्लेन कर सकता है अपने इस एक्ट को, बट ही कैन नॉट जस्टिफाई वो नहीं कर सकता इसको, क्योंकि ये अच्छा रीज़न है ही नहीं उसके आउट होने का. नाउ आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखना है या हमें क्या बताना चाहते हैं. टू से दैट द ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्शन डिपेंडेंट इज to say that it is grounded in one set of reason from among several available, and that the choice to act on one rather than another is made in the light of person's own understanding and judgment of what good or right of the agent in the context. तो ये कह रहे हैं कि जैसा हमने कहा कि ह्यूमन वर्ल्ड जो है एक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है. कंसेप्ट डिपेंडेंट हमने पहले पढ़ लिया कि कैसे कंसेप्ट लगाते हैं. अब एक्शन डिपेंडेंट का जब ये बोला जा रहा है, देखो हर एक ह्यूमन बीइंग के पास एक चीज़ पे एक्ट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. अब वो उन चॉइसेस में से कौन सा ऑप्शन लेके उस सिचुएशन में एक्ट करते हैं, वो एक पर्सन का खुद का जजमेंट है, खुद की अंडरस्टैंडिंग है. उनके हिसाब से जो सही है गलत है, उसके हिसाब से, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से वो एक्ट करता है. दिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स. अब जैसे वहाँ पर उस मैच का एग्जांपल लिया, उस बैट्समैन को उस टाइम पे जो लगा, जैसा लगा, जो सही लगा, जो गलत लगा, ऑब्वियसली उस टाइम उसे जो करना सही लगा वही उसने किया, लेकिन उसका रिजल्ट गलत हुआ या उसके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन द पॉइंट इज कि ह्यूमन वर्ल्ड इज एक्शन डिपेंडेंट. हर ह्यूमन के पास जब भी जिस पॉइंट पे जो भी सिचुएशन हो, उस टाइम उसके पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं उस पर रिएक्ट करने के, एक्ट करने के. जैसे कि एक बैट्समैन के पास होते हैं कि एक बॉल को वो कैसे लेगा. उसने अपने बेस्ट आइडिया के हिसाब से उसे ले लिया, वो उसके कंटेक्स्ट में उसे जैसा लेना था उसने ले लिया. उसके बाद उसका जो ये एक्शन था
जस्टिफिकेबल है नहीं है वो दूसरा सवाल हो गया। उसके अलावा लोग उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और अलग अलग तरीके से इवेलुएट करते हैं, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग कैन बी इवेल्युएटेड बाय अदर्स, इसे वो अपने, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग है, तो वो अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को इवेल्युएट करें। जैसे आजकल कोई भी नॉर्मल ह्यूमन एक्ट क्यों ना हो, हर किसी का उसके टूवर्ड्स अपना इंटरप्रिटेशन है, चाहे कोविड की सिचुएशन भी क्यों ना हो, हर ह्यूमन बीइंग की अपनी खुद की एक मतलब काइंड ऑफ कॉमन सोच है, बट हर कोई अपने हिसाब से सोचता है कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ वैसी है, एंड सो मेनी थिंग्स। कोई भी एक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मूवी आ जाए, तो अब देखो हर एक का अलग ही रिव्यू होता है। हालांकि एक कॉमन जजमेंट होता है कि अच्छी है या बुरी है, बट उसमें भी इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या फिर जैसे कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो गई, उसने भीड़ में कुछ बोल दिया या कुछ एक्ट कर लिया, तो हर किसी का अलग जजमेंट होता है कि अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, अच्छा यार उसकी मर्जी, ऐसा क्या वैसा क्या। तो बहुत सारी चीज़ें, यही नहीं, आजकल अगर कोई भी सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लो, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई पर्सनल चॉइस भी करते हैं, तो भी लोग उसे अपने हिसाब से इवेलुएट करने लग जाते हैं। अप्रिशिएट करना हो, चाहे उसे क्वेश्चन करना हो, कैसे भी करना हो, दे कीप ऑन judging it, they keep on evaluating it on their own understanding. We can ask if the person's judgment of what is good is really so. अब सर चलो उसने बोल भी दिया कि उसके हिसाब से, जो बैट्समैन ने बोला कि उसके हिसाब से उसने जो किया वो सही है, लेकिन फिर भी जो उसे सुन रहे हैं या जो दूसरे लोग हैं वो अपने हिसाब से सोचेंगे कि तुमने सही में ये जो किया वो सही है या नहीं है। सिर्फ तुमने तो कह दिया, तुमने जो किया वो अच्छा था या तुम्हारा बेस्ट था, बट हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है। कोच अलग बोलेगा, कैप्टन भी बोल सकता है कि नहीं तुमने जो किया वो सही नहीं है, बट यू नो, तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स। Moreover, what is true of human action is also true of the state of affairs of it brings about. Anything which is a result of human action is out there from among many possibilities, and part of the reasons why it is there is because the agent or agents in question undertook it in the light of their own understanding and what it is good or right. यानी कि जो भी एक्शन होता है, जो भी आता है लोगों के बीच में, अगर कोई भी एक्शन आता है तो वो जिस एजेंट ने करा, जिसने वो एक्शन परफॉर्म करा, उसके हिसाब से वो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसने कैसे रिएक्ट करा उस टाइम पे, और उसके बाद लोग उसको और एवेल्युएट करते हैं अपने हिसाब से, सही है या गलत है, अच्छा है बुरा है। ह्यूमन एक्शन and the world it creates must be necessarily evaluated because a normative component is an integral part of it. और ये कहा भी जाता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है इसके अंदर ये चीज़ होनी भी चाहिए कि लोग एक दूसरे के एक्शंस को इवेल्युएट ज़रूर करें। यहाँ पर जज नहीं बोला गया है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि जज करना इज़ अ डिफरेंट रॉन्ग थिंग, लेकिन इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये सब कुछ बोल दिया, बैट्समैन वगैरह इधर उधर की बातें बहुत कर ली, पॉलिटिक्स के रिलेशन में इसकी बात करते हैं। अगर आज जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो कर रहे हैं, उनके एक्शंस को, उनके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को, अभी देखो जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर, उसके अंदर इनको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और हॉट रोल प्ले करना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जो बेस्ट हो सके वो करें। अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पता है पूरा वर्ल्ड देख रहा है। कहीं से भी इंटरनेशनल अफेयर्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये भी आता है कि सो एंड सो कंट्री के सो एंड सो मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया नीड्स अ बेटर लीडरशिप एंड ये वो बहुत सारी बातें हो रही है, ठीक है। सो ये ज़रूरी है, अगर कोई इनको क्वेश्चन नहीं करेगा तो ये लोग वर्क भी नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जजमेंट का नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, कि इनके एक्शंस को इवेल्युएट एंड जजमेंट आर टू डिफरेंट वर्ड्स। इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ह्यूमन वर्ल्ड। The example I took involves an evaluative but not an ethical dimension, but cricket does poses an ethical aspect too. Consider once again a bowler who has been hit for 3 consecutive fours. This assault is not merely on his bowling but on his own reckoning, also on his sense of self-esteem and dignity. As he goes towards his bowling mark, he is angry and resentful. Indeed, he is so angry that he cannot control himself. It occurs to him that to avenge the treatment meted out to him, he should bowl a beamer. Should he really? He has a second to decide whether to do so or not. Should he use unfair means to remove batsmen from the crease? This is not all. A bookie has offered that if he is hit for 4 consecutive fours, he would earn twice the match fee paid to him by the board. Should he succumb to his temptation, he must assess these reasons in the light of some conceptions of good life, some ideas of right and wrong. A cricketer
has the choice. So do all of the human beings in their respective context? In short, अभी जो बोला गया है पहले वो मैं आपको बताती हूँ. दे आर सेइंग कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि हर क्वेश्चन के अंदर आप एथिकली उसको नहीं रिलेट कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हम ह्यूमन वर्ल्ड है, मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो इन दैट वे जो एग्जाम्पल उन्होंने लिया बॉलर का और बैट्समैन का, उसमें ये बोला कि अगर जो बैट्समैन है उसने सपोज करो 3 कंसेक्यूटिव हिट्स दे दिए हैं, और जो बॉलर है अब वो चाहता है कि ऐसा ना हो और वो कुछ अनफेयर मीन्स यूज़ करे या ऐसा कुछ करे, तो ये सारी चीज़ें हम मॉरली क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन वर्ल्ड, राइट. वही चीज़ इसमें बोली गई है कि वो जो कर रहे हैं वो गुड है या बैड है, सही है या गलत है, ये क्वेश्चन हमेशा ह्यूमन वर्ल्ड में उठता ही उठता है. देन एंड आपको पता है एक वर्ड होता है मैच फिक्सिंग. वो गलत क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मॉरल के अगेंस्ट है. आप किसी और टीम की यूनिफॉर्म पहनकर किसी और टीम के लिए कैसे खेल सकते हो? मॉरल आया, एथिकल वैल्यूज़ आई ना यहाँ पे, दैट्स इट. इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड में मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ बहुत रोल प्ले करती हैं. अ क्रिकेटर हैज़ दिस चॉइस, सो डू अदर ह्यूमन बींग्स इन द रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट. और हर ह्यूमन बींग अपने अपने कंटेक्स्ट में मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को कैरी करते हैं, करनी चाहिए. यहाँ पर ये बोला, यानी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में मॉरल एथिकल वैल्यूज़ रोल प्ले अप करती हैं. इन शॉर्ट, अ ह्यूमन बींग हैज़ सम डिग्री ऑफ एथिकल एंड मॉरल ऑटोनॉमी. सिमिलर एथिकल कंसिडरेशंस ऑल्सो राइज इन पॉलिटिक्स. और यही मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ जो हैं पॉलिटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिडर दैट द स्टेट इज़ विदड्रॉइंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर से पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब देखो ये लाइन पढ़ते ही आपके अंदर एक गुस्सा सा आ गया होगा कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं ना, तो जब ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को सेल कर रही है, कितना बुरा लगता है जनरल पब्लिक को, कितना बुरा लगता है कि नहीं होता. और सपोज करो एग्जांपल दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो गवर्नमेंट बेच रही है. वैसे एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है अगर वो लोग सेल आउट कर दे, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा बेटर हैंडल कर लेंगे और में भी कम फीस में हो जाए तो बेटर, क्योंकि बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ नाम किया, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है. The policy of reservation is predicted upon the availability of seats or jobs in the public sector. If admissions or employment opportunities get limited in this way, the policy of reservation becomes practically toothless. What must now be done for those who have been historically disadvantaged? At least अब यहाँ देखो यार रिजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया, बोला कि अगर रिजर्वेशन जॉब्स पे भी लग गई, सारी जॉब्स पे अगर लग जाती है और सीट्स पब्लिक सेक्टर के अंदर बात की जाए तो क्या होगा. हालांकि ऐसा है, मतलब रिजर्वेशन इतना स्ट्रिक्ट अभी नहीं है, और अगर ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए और रिजर्वेशन हो जाए तो क्या होगा जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज है, जो जिन्होंने पास्ट में बहुत डिसएडवांटेज फेस किए हैं. At least 2 options are available. One is to pretend helpless and to become indifferent in the plight of scheduled caste. ठीक है, एक तो होता है कि हेल्पलेस हो जाओ या फिर इन शेड्यूल कास्ट के अंदर चले जाओ. द अदर इज़ टू कंपेल द प्राइवेट सेक्टर टू हैव फॉर एग्जाम्पल अ प्रपोर्शन ऑफ सीट्स एंड जॉब रिजर्व फॉर देम. ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि वो प्राइवेट सेक्टर बोले कि आप हमारे लिए कोई सीट्स रिजर्व करो. वट एवर द पॉलिसी द स्टेट अडॉप्ट विल बी गाइडेड बाई सम रीज़न. द क्वेश्चन इज वेदर द रीज़न गाइडिंग द पॉलिसी इज़ गुड वन. अब देखो वैसे जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी अगर निकालती है उसके पीछे एक गुड रीज़न उन्हें दिखाना पड़ता है, चाहे उनके इंटेंशंस कुछ भी हो. यही तो खेल है पॉलिटिक्स का. दिखाते वो लोग अच्छे रीजंस ही हैं क्योंकि उन्हें दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ आ गई ना. वो ये नहीं बोल सकते कि हम लोग पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं क्योंकि हमें अंबानी से या किसी भी बिजनेस ओनर से हमें फ़ायदा हो रहा है इसलिए हम लोग कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर सकते ना. वो बोलेंगे नहीं ये फ़ायदा होगा पब्लिक को, सस्ती हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, ये वो. सो एक घुमा के दिखाते हर चीज़ को. तो एक कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट निकाले, स्टेट निकाले, उसके सामने एक अच्छा रीज़न होना चाहिए. एंड वेदर इट इज़ रियली गुड और नॉट मस्ट टेक into account the policy makers understanding of what is good or bad, right or wrong, and the assessment of this understanding by others. इसलिए जो पॉलिसी बनाते हैं उनको उनके दिमाग में भी होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और इस पॉलिसी को गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि सही में ये चीज़ सही है पब्लिक के लिए या नहीं है. जैसे फार्मर्स बिल है तो उसको फार्मर्स ने इवेल्युएट करा एंड दे फाउंड कि नहीं, ये सारे जो फ़ायदे दिखाए जा रहे हैं ये धोखे के हैं, मेन डिसएडवांटेजेस फार्मर्स को बाद में बहुत भुगतना पड़ेगा, एंड दैट्स द रीज़न दे आर फाइटिंग फॉर इट.
It will depend upon whether these considerations are given any weight at all, which itself is a matter of ethics. अब जैसे ये देखो, फार्मर्स बिल आया, झूठे फ़ायदे उनको दिखाए जा रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या क्या लॉस होंगे. अब गवर्नमेंट इसके ऊपर या उन इस चीज़ को कंसिडर करती है या नहीं. गवर्नमेंट जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट को कंसिडर अगर नहीं करती है तो इट इज़ वेरी रॉन्ग अगेंस्ट द एथिकल वैल्यूज़. कि हम क्या बोलेंगे, देखो गवर्नमेंट तो ध्यान ही नहीं दे रही, गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है. तो दिस इज़ अगेंस्ट रॉन्ग जो कि उन्होंने किया. उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया. टू फेल टू एक्सेस वंस रीजन इन द लाइट ऑफ एनी एथिक्स इज इटसेल्फ अनएथिकल इफ़ एथिक्स हैज़ अ बियरिंग ऑन दीज इशूज़. इसलिए यही चीज़ बोली गई है कि एथिकल रोल जो है हम लोगों के लाइफ में बहुत प्ले करता है. ह्यूमन वर्ल्ड में एथिकल मॉरल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है एंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मॉरल एथिकल वैल्यूज़ जो हैं तो बहुत मैटर करती है, जबकि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, विच विल डू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. राइट, do let me know your suggestions if any out there, and I'm continuing with this. Okay, thank you.